हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक प्रियदर्शी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? नहीं पता तो जाके जल्द से जल्दी पिछली वीडियो देख लो। पिछली वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को कंप्लीट करा था और मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग जो है वो एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। आपको लगता है कि आप कम्प्लेक्स हो? आप बोलोगे सर 2 हाथ 2 पाँव, एक मेरा माउथ है, 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, 2 ईयर हैं, 2 मतलब आँख हैं, तो मैं कम्प्लेक्स का हूँ। बट आपके बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, तो आप में मतलब कहने का मेरा मतलब है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को बता रहा था तो मैंने ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करा था। इसका मतलब हम इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि जब मैंने ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन को कंप्लीट करा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने न्यूट्रिशन इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को एलाबोरेट कर दिया। अब एक जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू भी मैं न्यूट्रिशन को समझाऊंगा। ठीक है, तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म मैंने लिया अमीबा, क्योंकि जनरली आपके बुक्स में यही दिए होते हैं, तो मैंने अमीबा को लिया। अब अमीबा के जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं, जैसे जैसे हम लोगों में थे ह्यूमन बींग्स में, या ये कह लो कि जितने भी एनिमल्स में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, उन चीज़ों को हम अमीबा के केस में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगा, डेंटल कैरीज, मतलब हमारे दांत में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड भी थोड़ी बातें हैं, वो भी देखेंगे। तो देखो, अब अमीबा के न्यूट्रिशन के स्टेप्स को हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन अमीबा, मतलब अमीबा के न्यूट्रिशन को हम देखेंगे। अब अमीबा जो है हमारा वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो हमारा अमीबा है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मैंने यहाँ पे उस चीज़ को लिखा है कि अमीबा अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल सेल से बना हुआ। हम जो है वो मल्टी लेयर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, बट जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल्ड एनिमल होता है। ठीक है, या ये कह लो कि सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को जो लिखा कि अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आई होप आपके ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। अब इसमें अमीबा के केस में क्या होता है कि एक सिंगल सेल ही न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स को करता है। ठीक है, जो 5 स्टेप्स थे हमारे न्यूट्रिशन एनिमल्स में जो थे हमारे 5 स्टेप्स, तो अमीबा में सिंगल सेल ही उन 5 स्टेप्स को करता है। ठीक है, तो मैंने इस चीज को वहां लिखा कि सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मैं यहाँ अमीबा से रिलेट कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि हर एक एनिमल का बात चल रहा है। ये मैं न्यूट्रिशन इन अमीबा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने क्या लिखा, दूसरा पॉइंट, कि सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन के जो भी 5 स्टेप्स होते हैं उन सारे स्टेप्स को अमीबा में एक सिंगल सेल ही करता है। ठीक है, अब जब मैंने टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि जब मैंने मतलब स्पेशली कह लो कि जब मैंने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था तो उसमें मैंने बताया था, उसके एग्जांपल्स में मैंने अमीबा को इंक्लूड करा था। ठीक है, तो आपसे जब कभी पूछा जाए कि अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है तो आप बोलोगे इट इज होलोजोइक। मैंने उस पॉइंट को भी लिख दिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अब देखो, अब अमीबा के प्रोसेस को, मतलब जिस प्रोसेस से अमीबा अपना फूड लेता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम? फैगोसाइटोसिस। मैंने क्या लिखा कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। एक बार फिर से रिपीट कर दूं? ठीक है, फिर से कर देता हूं। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये पॉइंट हमारा क्लियर है। अब देखो, जो टर्म फैगोसाइटोसिस है उसका मतलब होता है सेल फीडिंग। ठीक है, सेल फीड करे, जब सेल कुछ लेता है अपने बॉडी के अंदर, सेल जब किसी चीज को खाता है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सिंगल सेल से बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी जो एक सिंगल सेल से ही है, बस एक सिंगल सेल ही है उसकी बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए अमीबा के प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को भी हम क्या बोलते हैं, या प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसका मतलब सेल फीडिंग होता है। अब देख लो, यहाँ पे मैंने डायग्राम्स के थ्रू अमीबा के न्यूट्रिशन को समझाया। ये हमारा अमीबा है। ठीक है, अगर उसको कुछ दूरी पर कोई फूड दिखता है तो वो अपने एक पार्ट्स निकालना शुरू कर देता है, जिस पार्ट्स को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। उस पार्ट का नाम क्या है? उस पार्ट का नाम है स्यूडोपोडिया। ये फॉल्स फीट होता है। ठीक है, ये मतलब ये फिक्स पार्ट नहीं है अमीबा के बॉडी का। ये जब ये फूड को देखता है उसी वक्त ये अपने फॉल्स बॉडी पार्ट को, मतलब अपने बॉडी पार्ट को ये बढ़ाना शुरू कर देता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह। क्यों? वो चीजों को पकड़ पाए अपने अंदर। देखो यहाँ पे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसने दोनों बनाए, ये क्या है? ये
स्यूडोपोडिया है। यहाँ पे जो हमारा अमीबा था उसने यहाँ पे दूर से ही फूड को देखा। अब आप बोलोगे सर दूरी क्या है, दूरी तो है ही नहीं, मैंने डायग्राम में बताया ये जब कुछ दूर रहता है तभी से वो मतलब फूड को देखने के बाद तभी से वो अपने स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करने लगता है। दूसरे में हमने क्या देखा, किसने स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करा और फूड को उसने अपनी तरफ लेने की कोशिश की। अब इस दौरान क्या होता है कि ये जो हमारा अमीबा है ये जब फूड लेगा तो विथ लिटिल सराउंडिंग ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे कुछ वाटर्स रहेंगे इसके, ठीक है, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सूखा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्यों होते हैं, ताकि आगे चल के एक तरह का वैक्यूल बन सके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जब उसने मतलब अपने फूड को अपनी ओर लेना चाहा, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे विथ अ लिटिल सराउंडिंग ऑफ वाटर, और यहाँ पे ये चीज हो गई। यहाँ पे थोड़ी वाटर थी, देखो यहाँ पे, यहाँ जो आपको ये एम्प्टी जगह दिख रही है यहाँ पे वाटर है, ठीक है, और ये हमारा फूड है। अब एक बात बताओ, अगर आपको एक रूम में खड़ा कर दिया जाए, आपको ही नहीं आपके जैसे 100 और लोगों को, ठीक है, और वो रूम की साइज क्या है 10 × 10 मीटर उसकी लेंथ, सॉरी 10 फीट उसकी लेंथ है और 10 फीट उसकी ब्रेथ है, और आप जैसे 100 लोगों को वहां पे खड़ा कर दिया जाए और उसी के बगल में एक और रूम हो जिसकी भी लंबाई और चौड़ाई 10 × 10 ही हो, तो आप क्या करोगे, आप उस क्राउडेड एरिया से दूसरे रूम में जाने की कोशिश करोगे। वही कुछ ऐसा भी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि अमीबा के बॉडी में ये जो बॉडी पार्ट है इसकी पहले से, इसमें बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब इन इंजाइम्स ने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे लिए एक एम्प्टी जगह है, मतलब हम वहां जा सकते हैं। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन एक क्या प्रोसेस होता है जिसमें चीजें जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं, मतलब जहां पे वो चीज ज्यादा मात्रा में है उधर से वो कम, जहां पे वो कम मात्रा में या फिर उनकी मात्रा जहां पे नहीं है तो वो उसकी तरफ अपना रुख करते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो इसकी बॉडी थी इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत मात्रा में थे। अब इनको यहाँ पे एक एम्प्टी जगह दिखी तो इन्होंने क्या करा, ये इसमें जाने की कोशिश करने लगे, ठीक है, और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ पे पहुंच गए। अब क्या होता है कि जब एंजाइम्स यहाँ इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला था, ये वैक्यूल है, ठीक है, तो ये इसके अंदर चले जाते हैं तो वहां पे वो फूड को प्रोसेसिंग करने लगते हैं, फूड को वो ब्रेक करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे उस चीज को मेंशन भी करा कि एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल, मतलब इस डायग्राम में क्या पता चल रहा है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे हमारे वो फूड वैक्यूल में जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अंदर गए, यहाँ पे उन्होंने फूड को ब्रेक करा, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि जो फूड है उसका कंसंट्रेशन या ये कह लो कि उसकी मात्रा जो है इस छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा है। इस छोटे से जगह के लिए उस फूड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में है। अब यहाँ पे तो फूड है नहीं, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ इस फूड की मात्रा कम है, तो होगा क्या कि फिर वही डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो जो है वो अमीबा के इस बॉडी पार्ट में आने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं, छोटी जगह है और ज्यादा जन है वो। अगर इनको आप एक पर्सन मान के चल रहे हो, चलो एक छोटे छोटे डॉट्स को अगर आप पर्सन मान के चल रहे हो तो आप खुद सोच के देखो कि इतनी छोटी सी जगह में उनको ट्रबल्स आएंगी, उनको दिक्कतें आएंगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वो अपने जगह को चेंज करेंगे और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो इस बॉडी पार्ट में आ जाएंगे। और जैसे ही ऐसा होगा, मतलब ये फूड जो है जैसे ही इस पार्ट को छोड़ के वो इन पार्ट्स में आएगा, जैसे ही आएगा वैसे ये जो हमारा फूड वैक्यूल, मैंने बताया था कि ये फूड वैक्यूल बन जाता है, तो वो फूड वैक्यूल गायब हो जाएगा, ठीक है। वो जो फूड वैक्यूल था वो गायब हो जाएगा। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे फूड वैक्यूल बना था, ठीक है, वो टेम्पररी फूड वैक्यूल होता है, वो परमानेंट नहीं होता है अमीबा में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वैक्यूल से बाहर निकल के अमीबा की बॉडी में आ गया। अब क्या होता है कि अमीबा के बॉडी में, मतलब अमीबा में देखो एक बात बताओ, यहाँ तक इस फूड वैक्यूल में हमारा डाइजेशन का काम हुआ, ठीक है। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि अमीबा में जो उसके फूड का डाइजेशन होता है उसका रीजन क्या है, मतलब कहाँ पे उसके फूड का डाइजेशन होता है, तो आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि फूड वैक्यूल में होता है। जो टेम्पररी फूड वैक्यूल बनता है उसी में उस अमीबा के फूड का डाइजेशन होता है। यहाँ पे डाइजेशन का काम हो गया। अब हमने स्टेप्स में क्या पढ़ा था कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। देखो यहाँ पे जब डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये जो फूड थे हमारे वो अमीबा के बॉडी में आ गए।
अब अमीबा, ये जो अमीबा ये एक सिंगल सेल्ड है, तो इसको ब्लड सिस्टम नहीं चाहिए, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चाहिए चीज़ों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए। ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो खुद ब खुद क्या होता है कि जो फूड निकलता है वो मतलब खुद से वो अमीबा के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाता है। अगर अब देख लो, मैंने क्या बताया था, ह्यूमन बीइंग में एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो अपने फ्लो के साथ डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी ब्लड का फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि अमीबा का साइज बहुत स्मॉल है और वहां पे ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता था, एसिमिलेशन। तो देखो जो अमीबा सेल था हमारा, वो क्या करेगा कि अब उस चीज को जो फूड यहाँ से उसने निकाला, ठीक है, जो मतलब डाइजेस्ट करा था उसने, उस चीज का मतलब उस चीज का एसिमिलेशन होगा और उससे निकाली हुई एनर्जी को वो क्या करेगा, मतलब जो फूड आएंगी ना, जो फूड को उसने डाइजेस्ट करा था यहाँ पे, उसको वो एनर्जी के तौर पे यूज करेगा। कुछ पार्ट, फूड के कुछ पार्ट को वो एनर्जी के तौर पे यूज करेगा और बचे हुए पार्ट को वो क्या करता है कि अमीबा के जो सेल के पार्ट्स हैं उसको बनाने में वो उस चीज को यूज करेगा। और जिसके कारण क्या होता है कि आफ्टर एसिमिलेशन द अमीबा अपीयर्स टू गेट इनलार्ज्ड, मतलब एसिमिलेशन के बाद ऐसा अपीयर होता है कि पहले के साइज के मुकाबले अमीबा की साइज में चेंज आया है, इन अ सेंस वो उसकी साइज जो है वो बड़ी हुई है। अब देखो एसिमिलेशन का प्रोसेस हो गया। अब न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग्स में मैंने क्या बताया कि एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, इजेशन होगा। सिमिलर वे में यहाँ पे एसिमिलेशन का काम हो गया, तो क्या ये भी इजेशन करेगा, मतलब करेगा ही ना, करना चाहिए। इजेशन नहीं करोगे तो आपके बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस जमा हो जाएंगे और फिर वो आपको ट्रबल देंगे, तो ये भी इजेशन करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की तरह या फिर एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, इसके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है जहां से ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर सके, ठीक है। इसके पास कोई फिक्स पार्ट नहीं है बॉडी के। तो क्या होता है कि ये क्या होता है, ये आपने 9th के क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि ये जो आउटर बाउंड्री है, ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, सॉरी ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये जो इसकी आउटर बाउंड्री थी, जिसको मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन, तो जब एसिमिलेशन का काम हो जाता है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का कहीं से भी यहाँ कहीं से भी एक पार्ट जो है वो रप्चर, मतलब दैट ब्रेक्स, वो टूटता है थोड़ा सा पार्ट, और वहीं से उसी टूटे हुए पार्ट से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जो मैंने बताया कि अब हमको अपने टीथ से रिलेटेड कुछ जानकारियां लेनी है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा था वो क्या है, डेंटल कैरीज। मैंने बोला कि मैं इसको भी देखूंगा, मतलब हमारे दांत से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इस टॉपिक में हम उसको देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है। वैसे आपको ये डायग्राम कहीं से भी मिल सकता है, या ये कह लो कि मैंने इसको बनाया खुद के बेटरमेंट के लिए भी है, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो डेंटल कैरीज, अब देखो हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं उनके जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनामल। उसका एक नाम क्या है, इनामल। अच्छा, कभी कभी गुस्सा नहीं आता, इतना नाम क्यों दे देते हैं बायोलॉजी वाले, पता नहीं यार, राम श्याम नाम रख देते, इनामल, डेंटाइन, पल्प कैविटी, पता नहीं क्या उनको चाहिए इन नामों में, क्या वो चाहते हैं इन नामों को देकर। चलो क्या करना है, अब हम लोगों को तो याद करना है, पढ़ना पड़ेगा ही, अच्छे मार्क्स जो आने हैं। तो हमारी टीथ की जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसका नाम क्या है, इनामल, ठीक है। मैंने उस चीज को यहाँ पे लिखा, टूथ आउटर कवरिंग, इनामल टूथ आउटर कवरिंग। अब जो ये हमारा इनामल है, ये कह लो ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और या ये कह सकते हो कि हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, वो क्या है, वो है इनामल। ये इनामल जो है वो हमारे बोन्स से भी ज़्यादा हार्डर होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं उनसे भी ये ज़्यादा हार्डर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। टूथ कवरिंग ये मैंने बताया, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, इस चीज़ को भी मैंने बताया। अब इनामल की बाद की जो लेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। इनामल की बाद वाली लेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। अब देखो ये है हमारी डेंटाइन। मैंने क्या बोला था कि जो इनामल होता है वो बोन से भी ज़्यादा हार्डर होता है, ठीक है, बट जो हमारी डेंटाइन होती है उसकी हार्डनेस जो है वो बोन से सिमिलर होती है, मतलब
उसकी हार्डनेस बोन की तरह ही होती है, ठीक है। अब ये हमारा डेंटाइन वाला पार्ट क्लियर, मैंने इसको क्या लिखा कि बिलो एनामल इज डेंटाइन। अब आप एक चीज और मेंशन कर सकते हो, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं बार बार उस चीज को बोल रहा हूं कि डेंटाइन इज कंसिडर्ड टू बी सेम हार्डर एज आवर बोन्स, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब जो हमारी अगली पॉइंट है वो क्या है, इनसाइड डेंटाइन इज पल्प कैविटी। डेंटाइन के अंदर जो हमारी लेयरिंग है वो होती है पल्प कैविटी। ये मैंने यहाँ पे इस चीज को लिखा है, वो है पल्प कैविटी। अब देखो ये पल्प कैविटी है, हमारी जो पल्प कैविटी होती है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स देख लो, मतलब ये छोटे छोटे पाइप तरह के स्ट्रक्चर जिनसे होके ब्लड हमारा फ्लो करता है, ठीक है। तो ये पल्प कैविटी, जो ये पल्प कैविटी है, इससे मतलब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो उस चीज को मेंशन करा। पहले ये पॉइंट देख लो, ये हमारा क्लियर है, इनसाइड डेंटाइन इज पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो है वो ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को ये चीज कंटेन करता है। ये पॉइंट हमारा हो गया। अब देखो, आप अपने दांतों की अगर रेगुलर ब्रशिंग नहीं करो, ठीक है, तो आपके दांत में होल हो जाता है, ठीक है। तो उस मतलब तब जो वो स्ट्रक्चर, मतलब क्या हुआ कि आपकी ये स्ट्रक्चर थी पहले से दांत की, आपने प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करी या फिर आपने अच्छे से केयर इसकी नहीं करी, तो इसमें होल बन जाएंगे, ठीक है। और उसको हम डेंटल कैरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंटल कैरीज बोलेंगे। लो, टॉपिक का डेफिनेशन हो गया। अब एक बात बताओ, जब भी आप शुगरी फूड खाते हो, ठीक है, जब भी आप शुगरी फूड खाते हो तो होता क्या है कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो शुगर पे काम करने लगते हैं और एसिड बनाते हैं, और वो एसिड जो है वो हमारे दांतों को इरोड करना शुरू कर देता है। क्या करता है? वो दांतों को इरोड करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर आप कुछ समय के लिए ब्रश नहीं करो, एक बार ट्राई करके देखना, मत करना, मम्मी बहुत डांटेगी, ठीक है। आप अगर कुछ वक्त के लिए ब्रश नहीं करो तो आपकी दांतों पे एक येलो कवरिंग आ जाती है, जिस कवरिंग का नाम क्या होता है? प्लेक, जिसको हम डेंटल प्लेक भी बोलते हैं। मैंने उस चीज को यहाँ लिखा कि इफ टीथ आर नॉट क्लीन इट बिकम्स कवर्ड विथ येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड प्लेक, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप अपनी दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करो तो उस पर एक येलो कवरिंग आ जाती है, येलो स्टिकी कवरिंग, चिपचिपा सा कवरिंग आ जाता है उस पर, जिसको हम बोलते हैं प्लेक, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ट्राई मत करना, आपकी दांतें खराब हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा। अब क्या मैंने बोला था कि जब भी हम शुगरी फूड लेते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो शुगर पे एक्ट करके एसिड बनाता है, और वो एसिड जो है वो हमारे दांतों को इरोड करता है, ठीक है। अब ये जो हमारी प्लेक है, ये जो प्लेक बनती है, प्लेक फॉर्मेशन जो होता है हमारे दांतों में, तो ये क्या करता है कि ये मतलब चलो एसिड यहां तक पहुंच गया, एसिड दांत के कांटेक्ट में है। अब ये प्लेक जो है ये इसके उस एसिड मतलब एसिड दांत के कांटेक्ट में, और फिर इसके ऊपर से क्या करा इसने एक लेयरिंग बना दी, और ये लेयरिंग जो बनती है ये कहीं ना कहीं एसिड को और ज्यादा सपोर्ट करती है। कैसे? देखो, हमारे माउथ में, ठीक है, हमारे माउथ में क्या हो रहा था? सलाइवा, ठीक है, सलाइवा वो मतलब सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम को कंटेन कर रहा था। तो वो क्या करेगा कि वो, अब देखो, अब जो एसिडिक एक्शन हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया ने जो एसिड प्रोड्यूस की और जिसके कारण हमारी दांतें खराब हो रही हैं, अगर सलाइवा उस एसिड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। बट ये जो प्लेक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये जो प्लेक का फॉर्मेशन ये होता है वो हमारे सलाइवा को, ठीक है, एसिड तक नहीं पहुंचने देता है, या ये कह लो कि हमारे दांतों की सरफेस तक नहीं पहुंचने देता है। और एज अ रिजल्ट एसिड जो है वो मस्ती में, चलो उसको कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो पहले से ही कांटेक्ट में आ चुका है, तो वो मस्ती में दांतों को खराब करने में लग जाता है। सबसे पहले क्या करता है वो जो हमारा एसिड है, वो जो ऊपर की जो हार्डेस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, वो जो हार्डेस्ट कवरिंग होती है इनामल, उसको वो इरोड कर देता है, उसको वो खराब कर देता है। उसके बाद वो पहुंचता है डेंटाइन के पास, यहाँ से वो होल बनाने शुरू कर देता है। क्या करता है? होल बनाने शुरू कर देता है, ठीक है। यहां से इसने क्या करा? इसने होल बना दिया। चलो, यहां से इसने क्या करा? इसने होल बना दिया। अब क्या हुआ कि जो एसिड है ये अंदर आ गई, ठीक है, ये अंदर आ गई। अब क्या हुआ कि जो, अब भी देखो, पहले मेरी टीथ की आउटर कवरिंग यहां पे थी, फिर यहां पे रह गई थी, बट एसिड ने अब उसको खराब करा, फिर इसको भी खराब करा, यहां पे होल्स बना दिए। तो अब हमारे दांत की आउटर कवरिंग बहुत पास में यहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है कि जो पल्प कैविटी होती है,
ठीक है, उसकी दूरी बाहर से, ठीक है, टीथ के सरफेस से बाहर से जो उसकी दूरी होती है वो बहुत घट जाती है, और जिसके कारण जब कभी फिर एसिड इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो बहुत सीवियर पेन देता है हमको, ठीक है। और अगर उसको जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास जाके अगर उसको ठीक नहीं करवाया गया तो वो आगे चल के कंटिन्यू होगी और ऐसे ऐसे आपके सारे दांत खराब हो जाएंगे। तो ऐसा मत करना, अपने दांतों की सफाई अच्छे से करो, ठीक है। और अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेंटिस्ट के पास जाओ, उसको बोलो डेंटिस्ट अंकल मेरी दांतों में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इस टॉपिक के साथ हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पूरा खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम रेस्पिरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। और एक और बात कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर नोट्स दो, हमें नोट्स दो। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो एक तरह के नोट्स ही हैं, आप इन चीज़ों को नोट्स में कन्वर्ट करके लिख दो। फॉर एग्जांपल जहाँ देखो, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मुझे डेंटल कैरीज से रिलेटेड कोई बातें बतानी है तो मैंने क्या करा कि यहाँ से लेके अगर मेरे यहाँ पे जगह नहीं बचा तो मैंने यहाँ पे एरो दिखा के यहाँ पे उस चीज़ को बनाना शुरू कर दिया। बट आप वो नहीं करो, ठीक है, आप उस चीज़ को सिक्वेंस में लिखो अपनी कॉपी में, वही आपकी नोट्स होगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।